Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into some really interesting previous year problem from the NCET exam. Before we get started, grab a pen and a paper so you can try these problem on your own before I walk you through the solutions. Trust me, this active problem solving approach will help you understand the concept much better and improve your exam performance. If you are serious about acing the NCET, this practice method is absolutely game changing. So, are you ready? Let's move to our first question. During a cricket match, a batsman has the opportunity to score between 1 and 6 runs on each ball bowled. Given there is no limit to the number of balls he can face, determine the total number of distinct ways he can accumulate exactly 16 runs. So, according to question, हम क्या रन स्कोर कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट? तो हमें इन नंबर का कॉम्बिनेशन बना करके हमें 16 रन लाना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे ईजिएस्ट अप्रोच ये होगा कि हम इसको बिल्कुल बेस से देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 0 स्कोर करना है तो उसके कितने वेज हो सकते हैं? उसके एक वेज होंगे कि हम किसी बॉल को हिट ही ना करें। अगर हमें 1 स्कोर करना है, सो देयर इज ओनली वन वे कि हम सिर्फ 1 रन मारें, राइट? तो उसके एक वेज हैं। अगर हमें 2 स्कोर करना है, उसके कितने वेज होंगे? उसके वेज होंगे इस तरह, 1 1 हम स्कोर करें या फिर हम 2 स्कोर करें। सो दे आर 2 वेज, राइट? नाउ फॉर 3 हमारे पास कितने वेज होंगे? हमारे पास होंगे 1 1 1 और 1, 2 और 2, 1, या फिर हम 3 स्कोर करें। देयर आर 4 वेज फॉर स्कोरिंग 3, राइट? फॉर स्कोरिंग 4, हाउ विल यू गेट दिस? सो अगर हम 1 स्कोर करने के वेज लिखें जो कि 1 होता है, एक ही है, और 0 स्कोर करने के वेज 0 है। क्या हम यहाँ से कोई पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं कि ये नंबर कंट्रीब्यूट कर रहा है? यहाँ पे ये 1 स्कोर हुआ, उसके साथ हमने एक और स्कोर ऐड किया, सो इट गेव मी टोटल 2, और 0 के साथ मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, सो इट गेव मी टोटल 2। सिमिलरली फॉर 3 में क्या हुआ कि जो हमारा 2 वाला स्कोर है, 2 वाला स्कोर हमारा ये है, और उसके साथ हमने एक और स्कोर डाला जो कि हमें टोटल 3 दे रहा है, राइट? और ये 1, ये वाला कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, राइट? ये यहाँ से आया और यहाँ पे मैंने 1 रखा, उसके साथ मैंने एक और स्कोर जोड़ दिया, तो हमें मिल गया 3। ये 2 आया यहाँ से, राइट? ओके, और ये 3 आया यहाँ से। इसके आगे मैंने 0 लगाया और हमने एक स्कोर ऐड किया 3, सो इट गेव मी टोटल 3। सो अगर हमें पता है कि n-1 का क्या स्कोर है, तो हम उसमें n के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे स्कोर के, वो निकाल करके हम n का आंसर निकाल सकते हैं। सो अगर हमें f ऑफ 16 निकालना है, इट इज़ काइंड ऑफ अ फंक्शन, तो हमें f ऑफ 15 प्लस f ऑफ 14 टिल f ऑफ 0 ये निकालना होगा, राइट? और हमें पता है कि f ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल है, f ऑफ 1 जो है वो भी 1 के इक्वल है, f ऑफ 2 जो है वो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 विच इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज़ 2, राइट? और f ऑफ 3 क्या है? f ऑफ 3 है f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0, राइट? विच कम्स आउट टू बी, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, सो टोटल कम्स आउट टू बी 4, जो कि फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हम 16 का निकालेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। Am I clear? So let's move to the next question. So our second problem says, in a tech store there are 9 different gadgets and 8 available display racks. How many distinct ways can the gadgets be arranged on the racks, ensuring that each rack holds at least one gadget and all 9 gadgets are used? So हमारे पास 8 अवेलेबल रैक्स हैं जिसमें हमें 9 गैजेट्स को रखना है, और हमें ये भी बोल रखा है कि हर एक रैक के पास एटलीस्ट एक गैजेट तो है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा रैक होगा जिसमें
सिर्फ 2 गैजेट होंगे और सब में एक एक होगा, राइट? और हमें इनको अरेंज करना है। सो फर्स्ट हमारा क्या होगा कि हम 9 में से कोई 2 गैजेट सेलेक्ट कर लें और उनको इन 8 जगहों में से किसी एक जगह पे रख दें, राइट? 8C1। नाउ इन 2 गैजेट्स को भी हम खुद में अरेंज कर सकते हैं। उसके कितने वेज होंगे? 2 वेज होंगे, राइट? और जो बचे 7 गैजेट्स, उनको 7 जगह पे रखने के कितने तरीके हैं? दैट इज 7 फैक्टोरियल, राइट? नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दिस टुगेदर, you will get your answer. Let's move to the next question. Okay, you can see a problem on your screen which says let A be a set. If B is the power set of A, find the sum of maximum element of all the sets in B. Power set of A is the set of all subset of set A. So हमें as example 1, 2 एक set दिया हुआ है जिनका सबसेट होगा null 1, 2, 1, 2, right? और इनका जो मैक्सिमम है हर एक सबसेट का वो क्या है? इसका 0 है, 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 होगा और 1, 2 का 2 होगा, जिसका सम आता है 5, राइट? ये चीज़ हमें करनी है इस सेट के लिए। ये हम कैसे करेंगे? जैसा कि सेट बड़ा है और हम हर एक सबसेट नहीं लिख सकते हैं, सो हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कैसे सोच सकते हैं? सो हम यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 बार आया है और 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 बार आया है। तो हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे इस सबसेट पे। फर्स्टली ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो हमारा जो एक्चुअल सेट है वो है 6, 2, 9, 7, 4, 12, 3 एंड 1। जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे सो वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 एंड 12, राइट? अब हमें क्या करना है? हमें जो एलिमेंट है 12 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है कि 12 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा हर एक सबसेट में, राइट? सो अगर हम 12 के लिए देखें, अगर हम एक एलिमेंट का सबसेट लेते हैं, सिंगलटन सेट लेते हैं, राइट? तो उसमें सिर्फ 12 प्रेजेंट होगा, राइट? मेक सेंस? अगर हम 2 एलिमेंट का सबसेट लेते हैं तो उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे जिसमें से फिक्स है कि एक एलिमेंट 12 होगा और दूसरा एलिमेंट ये जो बचे 7 एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई हो सकता है। आई कैन चूज 1 आउट ऑफ 7, राइट? ऐसे ही अगर हम 3 नंबर के सबसेट के लिए बात करें जिसमें कि एक नंबर फिक्स है कि 12 होगा, उसमें हमारे पास 7 नंबर बच रहे हैं, राइट? और उन 7 नंबर में से हमें कोई 2 चूज करना है। सिंस कि जो सेट होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, राइट? इफ यू राइट 1, 2, 3 एंड 1, 3, 2 बोथ आर सेम, सो हम यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं लगाएंगे, राइट? बस हम 2 नंबर्स चूज करेंगे 7 नंबर में से और ऐसा ही हम करते जाएंगे टिल 12 इंटू 7C7, यानी जब हम सारे नंबर चूज कर लें इसमें से, राइट? तो हमें 12 का कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही हम 9 का निकालेंगे। 9 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे अगर एक सेट होगा, राइट? अगर 2 एलिमेंट का सेट है और उसमें एक एलिमेंट 9 है तो उसमें हम 12 नहीं चूज कर सकते हैं, हमें उनसे सारे जितने छोटे हैं उनको चूज करना होगा, राइट? सो 9 से छोटे कितने नंबर्स हैं? 9 से छोटे 6 नंबर्स हैं, सो आई हैव 6C1 वेज, राइट? ऐसा ही हम 3 के लिए करेंगे। सो इन दिस केस 9 इंटू 6C2, एक नंबर हमारा 9 है और 2 नंबर मैंने 6 नंबर्स में से चूज किया है और यही हम करते जाएंगे टिल 6C6 जब हम ये सारे नंबर ले लें, राइट? और ऐसा ही हमें हर एक नंबर के साथ करना है और इसके बाद हर एक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी आवर सम, ओके? एम आई क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Now let's solve some probability questions. So our first question says, at a carnival, there is a unique coin that is 3 times more likely to land on heads compared to tails. If this coin is tossed twice, what is the probability that exactly one of the tosses result in head? तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है और उसमें से एग्जैक्टली एक बार हेड तो आया है, राइट? सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि पहला हमारा हेड आया हो, राइट? या हमारा दूसरा हेड आया हो।
और उसने बोल रखा है कि एग्जैक्टली एक ही बार हेड आया है। सो हमारा दूसरे कॉइन में टेल आया होगा और यहाँ पे हमारा टेल आया होगा फर्स्ट टाइम, राइट। नाउ हमें ये भी बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 times of probability of tail, right? And we know probability of head plus probability of tail is equals to 1. So from here what we get, if we suppose probability of tail to be x, then probability of head is 3x, right, which equals to 1. So from here I get x is equals to 1 by 4, right, which is equals to probability of tail. Now what is the probability of head? From here probability of head is 3 by 4, which is really simple. I'm just exaggerating it. Now let's see this. So for this thing, probability of getting head is 3 by 4 and probability of getting tail is 1 by 4. Simply for here, it is 1 by 4 into 3 by 4, right? When you multiply these two and add them, you will get your answer, right? So let's move to the next question. Okay, let's see this one more last question. Spam filter is designed to classify emails as spam or not spam. 70% of the emails are not spam. The filter correctly identifies 90% of the spam emails and correctly identifies 95% of the non-spam emails. An email is flagged as spam by the filter. What is the probability that emails is actually spam? यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो काइंड ऑफ ट्विस्टेड है। सो इनको सिंप्लीफाई करने का सबसे ईजिएस्ट अप्रोच ये है कि तुम इनका एक ट्री डायग्राम बनाओ, राइट। जैसा कि हमें सबसे पहले बोल रखा है कि स्पैम फिल्टर इज डिजाइन टू क्लासीफाई ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम। सो फर्स्टली जो हमारे मेल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वन इज नॉट स्पैम एंड अनदर इज स्पैम, राइट। और उसके आगे हमें बोल रखा है कि 70% ऑफ द ईमेल्स आर नॉट स्पैम, यानी जो हमारे मेल्स हैं उनमें से 70% ऑफ द ईमेल्स नॉट स्पैम है, यानी उनको फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, वो हुई 0.7। और स्पैम मेल्स में फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 0.3। आगे हमें बोल रखा है द फिल्टर करेक्टली आइडेंटिफाइज 90% ऑफ द स्पैम ईमेल्स। अब जो हमारे स्पैम मेल्स हैं उनमें से 90% को वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0.9, और नहीं कर पा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0.1, राइट। उसके बाद हमें बोला है एंड करेक्टली आइडेंटिफाइज 95% ऑफ द नॉन स्पैम ईमेल्स। जो हमारे नॉन स्पैम ईमेल्स हैं उनमें से वो 95% को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0.95, और नहीं कर पा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0.05, राइट। अब हमें बोला है एन ईमेल इज फ्लैग्ड एज स्पैम बाय द फिल्टर। सो अगर कोई ईमेल फ्लैग्ड हुआ है स्पैम बाय द फिल्टर, वो नॉन स्पैम में से कहाँ से होगा, यहाँ से होगा कि वो करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हुआ हो और स्पैम मेल्स में वो करेक्टली आइडेंटिफाई हुआ हो, राइट। सो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई, राइट। और हमें बोल रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईमेल इज एक्चुअली स्पैम, तो हमें बतानी है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैम ईमेल है। नाउ माय आंसर इज रियली इजी टू गेट। हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 0.3 इंटू 0.9 प्लस 0.7 इंटू 0.05, और हमारा स्पैम ईमेल फाइंड करना है, सो ये वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी। सो दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाउ 0.9। When you simplify this, you will get your answer. I hope I made myself clear. And this was it for this video. In this video, I have covered 5 questions, out of which 2 are based on critical thinking and kind of tough, and 3 were medium level. So you should practice these questions as many times as you can, because these questions were directly picked up from last year ANSET exams, right? So you should practice it. I will be covering more questions in upcoming videos. See you in next video. Until then, bye.